So good morning friends, welcome again to my channel Edward Wings and थ्योरी जो है लेक्चर वन जो है आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की थ्योरी पोर्शन जो है वो लेक्चर अपलोड हो चुका है एंड ये जो है उसी लेक्चर के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो थ्योरी पोर्शन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको वहाँ पर बता दी हैं। उसके अलावा जो फैक्चुअल कुछ चीज़ें होंगी वो हम इस एमसीक्यू सीरीज़ में डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यूज़ के साथ। तो पहला एमसीक्यूज कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। तो वन मैन वन वोट जो है वो किस प्रिंसिपल के तहत जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी में गिना जाता है। राइट आंसर इसका रहेगा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अंदर जो है वन मैन वन वोट आता है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जितने भी मेंबर होते हैं उन्हें इक्वल वोटिंग राइट मिलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में आएगा। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कौन सा इनमें फीचर नहीं है ये आपको बताना है। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है, इसमें लीगल स्टेटस भी रहता है, लिमिटेड लाइबिलिटी भी रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, प्रॉफिट ओरिएंटेशन नहीं रहता। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो मकसद होता है, मोटो होता है, वो होता है सर्विस मोटो। ठीक है, तो सर्विस मोटो रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, प्रॉफिट जो है वो इनका कोई भी नहीं रहता। तो आंसर होगा डी इज़ द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है द फर्स्ट कंज्यूमर सोसाइटी विच वॉज इस्टेब्लिश इन 1866 इन डेनमार्क वॉज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डेनमार्क में जो पहली कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी खुली 1866 में, वो किस इंसान की एफर्ट्स की वजह से खुली। तो राइट आंसर आता है इसमें पास्टर सोन। ओके, तो पास्टर सोन जो हैं उनका डेनमार्क की पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी खुलने में काफ़ी अहम रोल माना जाता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव एंटरप्राइज इन द इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी है, ये आपका इसमें क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ स्कॉटिश कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी। ठीक है, तो स्कॉटिश कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी जो है इंग्लैंड की सबसे लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने जुड़कर जो है एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पर गरीब लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, ताकि उन्हें गरीबी में बाहर निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके, गरीबी से बाहर आने के लिए उन्हें एक मदद मिल सके एक प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये प्लेटफॉर्म बनाया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने मिलकर ये प्लेटफॉर्म बनाया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम बताना है आपको। राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, दैट इज ग्लोबल कोऑपरेटिव कैंपेन अगेंस्ट पॉवर्टी। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सिक्स जो है इन अ डैश एवरीवन एंजॉयज द सेम राइट एंड अज्यूम द सेम ऑब्लिगेशन। तो एक इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें हर किसी की लाइबिलिटी भी सेम रहती है और हर किसी के राइट्स भी एक जैसे रहते हैं। तो ऐसी सोसाइटीज़ जो हैं उनका क्या नाम है। ऑप्शन ए है कीबूट्स, बी है मोहसविन एंड सी है बोथ एंड डी है नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इसका रहेगा बोथ। ये दोनों ही जो हैं कीबूट्स एंड मोहसविन, ये एक ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर हर किसी के राइट्स भी सेम रहते हैं, हर किसी की ऑब्लिगेशंस जो हैं वो भी सेम रहती हैं। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ कीबूट्स एंड मोहसविन जो हैं ये इज़राइल कंट्री में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ज़्यादा तादाद में इज़राइल की कंट्री में पाई जाती हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोसविन एंड किबुत्सिम आर वन एंड द सेम। तो ये स्टेटमेंट को आपने बताना है, क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है। सी ऑप्शन है कि दोनों ही एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव है लेकिन फिर भी इनका नेचर डिफरेंट है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कि दोनों ही एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स तो हैं लेकिन दोनों ही डिफरेंट हैं। डिफरेंट किस चीज़ में है, कीबोर्ड्स जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में फार्मर्स को असिस्ट करती है, यानी एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उनकी अच्छी हो सके इसलिए उनको सीड्स प्रोवाइड करती है, उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है, उनको मशीनरीज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है ताकि वो
अच्छी प्रोडक्शन कर सकें। और मौसमी जो है इसमें क्या होता है कि फार्मर्स जो है इनको सेटलमेंट में इनको रहने की मदद की जाती है, इनकी सर्विस में मदद की जाती है कि ये लोग रहें अच्छी जगह पर, इनको सेटलमेंट जो है प्रोवाइड करवाई जा सके। तो हैं दोनों ही एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, लेकिन दोनों का नेचर अलग है, एक प्रोडक्शन के रिलेटेड है और एक सर्विस के रिलेटेड है, एक सेटलमेंट के रिलेटेड है। ओके। क्वेश्चन 8 है कि डैश वाज द फोर्स बिहाइंड द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन आयरलैंड। तो अब आपको बताना है कि आयरलैंड में जो कोऑपरेटिव्स की मूवमेंट स्टार्ट हुई उसका मेन क्रेडिट जो है वो किसको जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सर हॉरे प्लंकट। ठीक है, प्लंकट नाम से आप याद रखिएगा, सर हॉरे प्लंकट। इनका जो है मेन कंट्रीब्यूशन रहता है आयरलैंड की मूवमेंट में। ठीक है, डेनमार्क की मूवमेंट में हमने पढ़ा था कि मेन रोल जो है वो किसका रहा था, पास्टर सोन का। और आयरलैंड में जो है सर होरे प्लंकेट का है। इंग्लैंड में तो हमने पढ़ा है, इंग्लैंड में आपको रॉबर्ट ओवन का नाम मिलेगा, इंग्लैंड में आपको रॉचडेल प्रिंसिपल्स में विलियम किंग्स का भी नाम मिलेगा। तो हर कंट्री में अपने अपना अलग अलग लोगों का योगदान है। तो आयरलैंड में सर होर प्लंकेट। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फर्स्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि इंडिया में रजिस्टर हुई 1913 में। तो आपको पता है कि जो इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जो था वो 1912 में आया। तो 1912 में एक्ट में आने के बाद 1913 में जो पहली डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई वो कहाँ कौन थी और उसका क्या नाम था। ओके। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्लीज़ अमूल की तरफ मत जाइएगा, अमूल जो है वो लेट रजिस्टर्ड हुई है। सबसे पहले जो रजिस्टर हुई थी वो इलाहाबाद की जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, वो सबसे पहले की डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जो इंडिया में जो है 1913 में पहली डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि रजिस्टर हुई थी। अमूल जो है वो बाद में रजिस्टर हुई। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है डैश कंट्रीब्यूटेड द मैक्सिमम टू द स्प्रेड ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन जर्मनी। तो अब जर्मनी में जो है किसने जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को स्प्रेड करने में सबसे अहम रोल निभाया है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि वहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक्स को फैलाने में राइफेसन का जो था वो काफ़ी रोल था। तो राइफेसन जो है एफ डब्ल्यू राइफेसन, ये इसका जो है आंसर रहेगा। तो जर्मनी में जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट फिगर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट में और उनकी मूवमेंट में अगर किसी को माना जाता है तो वो हैं राइफेसन। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है डैश इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कोऑपरेशन। तो आई थिंक ये आप सबको अब रट लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इजी भी है। कल मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया था। दैट इज़ रॉबर्ट ऑन। ओके। तो रॉबर्ट ऑन जो है इन्हें फादर ऑफ कोऑपरेशन कहा जाता है इन इंग्लैंड। और साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि विलियम किंग जो हैं इन्हें फादर ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन कहा जाता है। ओके। और साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि रॉबर्ट ओवन को फादर ऑफ थ्योरी ऑफ सर्कमस्टांसेस का भी फादर कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वह याद रखिएगा आप। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि इनमें से कौन सा आपको बताना है कि कौन सा थे जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में रिलीजन को बाहर निकाल कर रखना चाहते थे। और दूसरे में ब्लैंक में आपको बताना है कि कौन थे जो कहते थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो वो रिलीजियस बेस पर बननी चाहिए और क्रिश्चियनिटी रिलीजन को वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में अहम दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए रहेगा। रॉबर्ट ऑन जो थे ये बिल्कुल चाहते थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रिलीजियसली न्यूट्रल होनी चाहिए, यानी इसमें रिलीजन किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को कोई तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए, रिलीजियसली न्यूट्रल होनी चाहिए। और ये सारे रिलीजन्स के अगेंस्ट है कि ये रिलीजन्स के बेस पे जो है कोऑपरेटिव नहीं बननी चाहिए। और दूसरी तरफ विलियम किंग चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन को कोऑपरेटिव जो इंग्लैंड में उसमें ज़्यादा दर्जा दिया जाए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है रॉचडेल फ्रेंडली कोऑपरेटिव सोसाइटी कब बनती है। तो हमने कल रॉचडेल पायनर्स के बारे में पढ़ा था जो कि 1844 में बनी थी, लेकिन ये वो सोसाइटी नहीं है प्लीज़। इसके पहले की एक सोसाइटी बनती है रॉचडेल फ्रेंडली कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका गठन जो है इसके पहले होता है और इसका राइट आंसर है 1804। तो 1804 में एक सोसाइटी बनती है जिसका नाम रहता है रॉचडेल फ्रेंडली कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड प्लीज़ रॉचडेल इक्विटेबल पायनर्स से बिल्कुल ये अलग सोसाइटी है। तो उसके आप कह सकते हैं उसके भ्रम में आकर आप प्लीज़
और कोई मार्क मत कीजिएगा, क्योंकि पेपर में शायद इसके साथ आपको कहीं पर ये ऑप्शन भी मिल जाए। तो इस सोसाइटी का अलग जन्म हुआ है, उस सोसाइटी का अलग जन्म रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश इज द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन इन इंग्लैंड एंड ओज 200 फैक्ट्रीज। तो हमने लार्जेस्ट एंटरप्राइज पढ़ा है इंग्लैंड का, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है लार्जेस्ट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिसकी लगभग 200 फैक्ट्रीज हैं इंग्लैंड में। तो इसका आंसर जो है वो रहेगा आपके लिए आपका ऑप्शन डी रहेगा, कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी, CSS के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो ये लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है इंग्लैंड की, और इसकी इंग्लैंड में लगभग 200 फैक्ट्रीज हैं अलग अलग जगह पर। ओके, आखिरी क्वेश्चन जो है आज के MCQ सीरीज का वो है कि फर्स्ट कोऑपरेटिव स्टोर इन डेनमार्क वाज एस्टैब्लिश इन 1886। तो 1886 में डेनमार्क में जो पहला कोऑपरेटिव स्टोर बना था उसका क्या नाम था? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ थीस्ट।